हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ सीटेट पेपर फर्स्ट, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। उसी पेपर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम ओनली मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे, यानी कि जो 30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके 5 सेक्शंस आते हैं, जिसमें पहला आपका होता है सीडीपी, फिर आपका मैथमेटिक्स, फिर आपका ईवीएस, उसके बाद में आपका संस्कृत, यानी कि जो लैंग्वेज होती है आपकी संस्कृत हो या फिर आपकी इंग्लिश हो, और उसके बाद में लास्ट आपकी होती है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो उन्हीं 5 पोर्शनों में से हम आज सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें, कि अगर आप स्किप कर देखेंगे वो आपको बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपको एंड तक वीडियो देखने के बाद में वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ 31st क्वेश्चन की। तो आपका 31st क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या फिर रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन पूछा गया है कि संरचनात्मक या फिर रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का ऐसा कौन सा लक्षण नहीं है, यानी कि कौन सा लक्षण नहीं है, हमें ये बताना है। तो जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि प्राइमरी लेवल पर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, वो आपके लिए यूजफुल है, यानी कि उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आपका सेकंड ऑप्शन है कि गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है, यानी कि जो आपकी संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष है, इसमें जो गणित या फिर दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच में क्या संबंध उजागर किए जाते हैं। उसके बाद में आपका थर्ड ऑप्शन है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो आपका देखोगे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड की बात करूँ तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी करेक्ट है, क्योंकि उसमें भी जो गणित की लैंग्वेज होती है, गणित के जो संवाद होते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि DF4 है, डेट है, कब कहाँ हमें ये सब यूज करने हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो हाँ, सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा कि गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच में संबंधों को उजागर किया जाता है, यानी कि गणित और दूसरे विषयों के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हमारे जो संरचनात्मक गणितीय कक्षा है उसमें ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि प्राइमरी लेवल पर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 31st क्वेश्चन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि गणित जो है वो पूर्णतः विषय परक है, यानी कि पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, हम उसमें सोल्यूशन तो करते हैं। उसके बाद में आपका सेकंड है मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, इसको भी हम स्किप करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो आपका थर्ड ऑप्शन रखा है कि गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। तो क्या केवल हम गणित में जो तथ्य हैं उन्हीं को सीखते हैं? तो ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गणितज्ञों में सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि गणित की जो संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से उससे देखा जाए तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। ऑफिशियल आंसर की जो आई थी आपकी CBSE की तरफ से, यानी कि सारे आंसर उससे मैच्ड है, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर थे वही आंसर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। तो आपका 33 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 चीजें दे रखी हैं और उसमें बोला है कि अगर बच्चे में हमें त्रिविम समझ को विकसित करना है तो कौन सा क्रियाकलाप है जो कि क्या होगा, बहुत अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो इसमें बच्चे की त्रिविम समझ कैसे विकसित हो सकती है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसमें कौन सी त्रिविम समझ आएगी बच्चे में। ठीक है, तो बच्चे अगर संख्याओं को यानी कि नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट कर दे रहा है नंबर 9 पर, तो इससे कोई उसमें त्रिविम समझ विकसित नहीं होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर है कि बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ फोर्थ ऑप्शन की। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो यहाँ पर आप देखिए कि 33 क्वेश्चन है, आप सोचिए कि आपको आंसर नहीं आता हो, हमें पता नहीं कि हम कैसे सही आंसर लगाएं इसका। तो इसमें है त्रिविम समझ, यानी कि त्रिविम समझ यानी कि 3D
जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे में आए। तो 3D अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? आपके बाकी सब ऑप्शंस हैं वो क्या है, आपके नॉर्मल है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर्स वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करूं कि बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना, यानी कि इसमें कुछ नया हो रहा है, तो जो नई चीज हो रही है, यानी कि इससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसमें त्रिविम समझ विकसित होगी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर 33 क्वेश्चन, यानी कि बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 34। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी कि बोला गया है कि गणित की, यानी कि मैथमेटिक्स की लर्निंग के लिए कौन सा ऐसा कथन है, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सही नहीं है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि गणित के अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोला है कि विद्यार्थी की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वो गणित के निष्पादन पर असर होता है, यानी कि उस चीज का गणित के निष्पादन पर असर होता है। तो हाँ, ये बात सही है कि जब बच्चे की जो सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता है तो ये जो है गणित में इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद में करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि विद्यालय में दिए जाने वाले जो निर्देश हैं या जो भाषा है वो बच्चे के प्रदर्शन पर असर डालती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीबीएसई ने माना है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सीबीएसई की तरफ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए, यानी कि यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई है और उन्हें हमें पढ़कर पहचानना है कि वो किस तरह की समस्या का प्रकार है। तो क्या है वो लाइन है कि मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। तो आप इसमें देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि एक तरीके से तुलना हो रही है मेरे और मनीष के बीच में। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तुलनात्मक जमा। ठीक है, तो जमा कैसे, यानी कि इसमें एडिशन की बात होगी कि मेरे से 2 हैं, तो यानी कि मेरे पास जितनी भी होंगी उनमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जो तुलनात्मक जमा है वो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 35 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3rd। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 36 क्वेश्चन। तो आपको 36 क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। उसके बाद में आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि यह गुणात्मक प्रकृति का है। थर्ड ऑप्शन आपका है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। उसके बाद में आपका फोर्थ ऑप्शन है कि यह योगात्मक प्रकृति का है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका बेस टू सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, जो आपकी हिंदू अरबी गणना प्रणाली है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द 36th क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका 37। तो 37th क्वेश्चन आपका है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि प्राइमरी लेवल पर हमें ज्यामिति मतलब होता है ज्योमेट्री पढ़ानी है। तो ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए आपका कौन सा डिजायरेबल प्रक्रिया हो सकती है? तो सबसे पहले आपको दिया है कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। इस कारण आपका नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका है यहाँ पर कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ फोर्थ ऑप्शन से। तो फोर्थ ऑप्शन से देखिए, इसमें बात की गई है परिभाषा की। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अध्यापक है उसको जो शुरुआत है वो सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा से करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा की बात आ जाए और वो भी प्राइमरी लेवल पर, तो प्राइमरी लेवल पर परिभाषाओं पर तो ध्यान दिया जाता नहीं है, बच्चों की समझ पर ध्यान दिया जाता है। तो इससे आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। यानी कि अगर बच्चों की समझ को हम सीमित ही कर देंगे तो उसका मतलब भी क्या हुआ? तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका एलिमिनेट होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर बात करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द संग्रह करने वाली बात आ रही है, यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम लगाएं। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन जो होती है, यानी कि आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। तो यही आपको जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 37th क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय प्रक्रिया का सूचक है? गणितीय रचना का मतलब हो गया जो मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि परिकलन में निपुणता की क्षमता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि एबिलिटी टू
कैलकुलेट इफिशिएंटली, यानी कि आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अच्छे से सही तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद में आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रहता है कि विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। सेकंड है कि आप जो करेक्ट फॉर्मूलाज हैं उनको डिफरेंट सिचुएशंस में रिकॉल कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। तो गणितीय रखना यानी कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो कहाँ लगी, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका गलत होता है, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत, क्योंकि उसमें आपका कैलकुलेट अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इससे आपका जो गणितीय रखना है यानी कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उससे कोई असर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। अगर कोई बच्चा जो गणित के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दे पा रहा है, उसमें वो एबिलिटी है, तो वो गणितीय रखना यानी कि मैथमेटिक रीजनिंग में कैसे अच्छा हो सकता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ फोर्थ ऑप्शन की, तो आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 38th क्वेश्चन। क्यों हुआ आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 39th क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं 39th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको कुछ सब्जियों के नाम दिए हुए हैं, उनकी मात्रा यानी कि कितना केजी या फिर कितना ग्राम कितने रुपए में लिया गया है वो बताया हुआ है इस टेबल में। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो जो क्वेश्चन है वो आपको निकालने के लिए कहा है कि संजय ने हाफ केजी टमाटर, 1 केजी आलू और हाफ केजी गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। यानी कि इन सब चीज को खरीदने के बाद उसके कितने रुपए खर्च हुए ये आपको निकालना है। और इससे क्या होगा, उसमें से आपको 200 में से जितना आपके जो अमाउंट आएगी उसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि जितने पैसे वापस मिले हैं वो निकल आएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। अगर टमाटर की कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपका टमाटर का कॉस्ट है वो 1 केजी टमाटर की कॉस्ट दे रखी है 40। संजय को कितना लेना है, हाफ केजी, तो हाफ केजी कितनी कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट 1 केजी, उसके बाद में नेक्स्ट है कि 1 केजी आलू, जो आलू है संजय 1 केजी ले रहा है, तो 2 केजी आलू की कॉस्ट है 25। अगर मैं बात करूँ 1 केजी आलू की कॉस्ट निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे कि जब 2 केजी इजिकल्स टू है 25 रुपए की, तो 1 केजी इजिकल्स टू कितने हो जाएंगे 25/2 इजिकल्स टू हमारा कितना निकल आएगा 12.5। तो 12.5 आपके आलू की कॉस्ट निकल आई 1 केजी की। उसके बाद में बात करते हैं कि संजय फिर क्या ले रहा है कि हाफ केजी गाजर उसे चाहिए, ठीक है। तो हाफ केजी गाजर उसे चाहिए, तो गाजर की कॉस्ट दे रखी है 250 ग्राम आपकी आती है 20 रुपए की। जब 250 ग्राम आपकी 20 रुपए की है, तो आपका जो 500 ग्राम है यानी कि जो हाफ केजी है वो कितने रुपए का हो जाएगा 40 रुपए का। यानी कि 250 प्लस 250 कितना हो जाता है दुगना, तो यानी कि 500 पाने के लिए हमें 250 का दुगना पकड़ना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट भी दुगनी हो जाएगी। तो आपके हो जाएंगे, यानी कि जो गाजर है अगर हाफ केजी आपको गाजर लेनी है तो कितने की मिलेगी आपको 40 रुपए की। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 40 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट उसमें बोला हुआ है कि 250 ग्राम मिर्च, उसको क्या करना है कि 250 ग्राम मिर्च लेनी है। तो आप यहाँ देखिए कि मिर्च की कॉस्ट कितनी रखी कि 100 ग्राम आपकी आती है 10 रुपए की। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 1 ग्राम का निकाल लीजिए, और उसके बाद में जितनी ग्राम बोला है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका खुद में खुद निकल आएगा। एक बार बता देती हूँ, जैसे आपकी जो मिर्च है वो 100 ग्राम आई है कितने रुपए की 10 रुपए की, ठीक है। अब मैंने यहाँ निकाली कि जो 1 ग्राम है वो कितना हो जाएगा 10/100। कितने ग्राम का निकालना है मुझे 250 ग्राम निकालनी है मिर्च, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ। क्योंकि तो 250 ग्राम की जो कॉस्ट है वो कितनी निकल आएगी, ये जीरो से ये जीरो गया और ये जीरो से ये जीरो गया, यानी कि आपकी 25। यानी कि 250 ग्राम अगर मिर्च लेनी है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसे भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये आपके 25 रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि 6 नींबू खरीदे। अब 6 नींबू खरीदे हैं उसने, तो अब आप सोचिए कि जो 6 नींबू खरीदे हैं उसने, तो आप यहाँ पर कॉस्ट दे रखा है जो अगर आप 4 नींबू लेंगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप सोचिए कि जब आप 6 नींबू लेंगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको दिक्कत है सोचने में तो मैं उसको भी सॉल्व करना बता देती हूँ। आप 1 नींबू की कॉस्ट निकाल लीजिए कि कितने का आएगा। तो 1 नींबू की कॉस्ट निकालने के लिए सेम हम करेंगे क्या कि जब आपके 4 नींबू हैं, नींबू के लिए मैं लिख लेती हूँ एन, जब आपके 4 नींबू कितने रुपए के हैं 10 रुपए के हैं, ठीक है। अगर आपको 1 नींबू की कॉस्ट निकालनी है तो कितना हो जाएगा 10/4। कितने नींबू निकालने के लिए बोला है इसने 6 नींबू की, तो यहाँ पर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करा है, यानी कि 6 नींबू की कॉस्ट निकालने के लिए मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका 10/4 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद में आप काट सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद में ये आपका 2 5 जा 10, ठीक है। तो आपको कितना बचा 5 और 3, यानी कि 3 5 जा 15। यानी कि अगर आपको 6 नींबू लेने हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 15 रुपए। यानी कि ये सारे पैसे हैं जो उसने जो सब्जियां ली है उसमें उसके खर्च होंगे, तो इनको अब ऐड करना है कितना होगा, ठीक है। ऐड करने के लिए आपको पता है कि पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में कोई और तो है नहीं, तो पॉइंट वाली वैल्यू 0.5। उसके बाद में ये आपका 2 और ये आपका 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 12 का आपका यहाँ पर 2, 1 आपका कैरी, 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 आपका हो जाएगा 11।
अगर मैं बात करूँ कि जो संजय है उसने जो वेजिटेबल्स खरीदी हैं उसमें उसके 112.5 रुपये खर्च हो गए हैं, लेकिन उसने जो क्लर्क काउंटर को कितने रुपए दिए थे, 200 रुपये। अब उसे कितने वापस मिलेंगे, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि 200 में से, ठीक है, माइनस कर देंगे किसको, 112.5 को, ठीक है। जब हम 200 में से 112.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको नॉर्मली प्लस माइनस करना तो आता हुआ, तो आप निकालिए यहाँ से। तो आपका 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ आपका 9 में से 2 गए तो आपके 7, पॉइंट का पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 9 में से 1 गए तो आपके कितने हो जाएंगे 8। उसके बाद में यहाँ 1 में से 1 जाएंगे तो 0। अब आप देखिए कि क्या आपके किसी ऑप्शन में आपको ये आंसर दे रखा है, तो आप देखेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका आंसर सेम है, यानी कि 87.50 रुपये उसको वापस मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन। आप देखेंगे कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है, जैसे मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेडागोजी के अलग, वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं इनको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 8 तक मैथ की है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये यूजफुल हो सके। अभी हमने किया 39 क्वेश्चन, उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में आपको देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, यानी कि इसमें बताया कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, यानी कि एक नंबर है जिसकी क्या है 2 डिजिट्स है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि जो दोनों यानी कि दहाई और इकाई के जो स्थान है उस पर जो अंक है वो एक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्या का मतलब हो गया वो ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो एक के बाद एक आता है, जैसे कि 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका 3, तो 2 3, जैसे 5 7 11 13, यानी कि 11 13 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बोला है 2 डिजिट नंबर्स है ना, तो ऐसे वाली संख्या है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी कि अगर उन अंकों का हम योग करें तो क्या होगा, वो 3 का और 4 का क्या है गुणज है, यानी कि मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स का मतलब हो गया कि वो 3 और 4 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3 और 5। अगर मैं बात करूँ 3 और 5 की, तो आप देखेंगे कि दहाई और इकाई के जो अंक है वो क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी कि 3 के बाद में अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आता है तो वो आपका 5 ही है। और लेकिन हमें अब क्या देखना है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमें देखनी है कि जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जब आप 3 और 5 का ऐड करेंगे तो आपका आएगा 8। क्या 8 जो है वो हमारी 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में तो आता है लेकिन 3 की टेबल में आता है नहीं, तो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एलिमिनेट होता है। उसी तरह से हमें चेक करना है सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन को हमने चेक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका है 1 और 3, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में बात करूँ मैं अगर थर्ड की, तो थर्ड ऑप्शन को आप चेक कीजिए कि यहाँ पर आपके प्राइम नंबर लिखे हुए हैं 5 7। 5 और 7 जो है ये भी आपके क्या है कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि क्रमिक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में ये 2 अंकों की संख्या है, ये भी आपका फुलफिल हो गया है ना। उसके बाद में अगर बात करूँ थर्ड कंडीशन की, तो आपको थर्ड कंडीशन को देखना है। यहाँ पर बोला है कि जब इन दोनों संख्या को हम योग करें तो वो 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, यानी कि वो 3 और 4 दोनों की टेबल में आना चाहिए। तो जब आप 5 और 7 का एडिशन करेंगे तो आपका आएगा 12। तो जो 12 है वो आप देखेंगे कि 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है कि 4 3 12। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 57। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 41 क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन अगर आप उसके आंसर की बात करें, अगर उसको सॉल्व करने की बात करें तो उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है और आराम से क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा है उसको देख के आप घबराए नहीं, आराम से करे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 41 क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। यानी कि एक रेलवे स्टेशन है, उस पर अगर किसी को कार पार्क करनी है तो उसमें कुछ टाइम लिमिट बनाई हुई है कि अगर आप इतने घंटे कार पार्क करेंगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो वही सब यहाँ पर आपको बताया हुआ है 5 पॉइंट्स में कि अगर आप 2 घंटे तक कार खड़ी करते हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक, यानी कि अगर 2 से 5 घंटे तक आप अगर अपनी कार को वहाँ खड़ी करते हैं तो आपको 75 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर आप 5 घंटे के पश्चात और 5 घंटे के बाद आपको कितने रुपये देने पड़ते हैं, 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये। 5 घंटे के पश्चात आपको हर एक घंटे के लिए 10 रुपये और ऐड हो जाते हैं उसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ये तो आपको फॉर्मेट बता दिया कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM यानी कि सुबह के 7 बजे पर पार्क किया
और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 यानी कि शाम के 4:30 पर आया, तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि राजीव कोई बंदा है, उसने क्या किया कि अपनी कार को रेलवे स्टेशन पर 7 बजे, सुबह के 7 बजे खड़ा किया और वो अपनी कार को लेने के लिए कब गया, 4:30 बजे, यानी कि शाम के 4:30 बजे वो अपनी कार को लेने के लिए गया। अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, हमें ये बात करनी है। कितने रुपए देने पड़ेंगे ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसने कितने घंटे तक अपनी कार को रेलवे स्टेशन पर खड़े होने दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली आप अपनी उंगलियों पर भी हिसाब लगा सकते हैं कि आपको पता है कि 7 बजे से शुरू होगा, यानी कि 8 बजे तक उसका 1 घंटा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर आपका 1, 2, 3, 4, यानी कि शाम 4 बजे तक उसके 9 घंटे हो चुके हैं। लेकिन वो अपनी कार को कितने बजे लेने आ रहा है, 4:30 बजे, तो यानी उसमें 30 मिनट्स और ऐड हो जाएंगी। तो कितना टाइम हो जाएगा आपका, 9:30। जब वह 9.5 घंटे बाद में अपनी कार को रेलवे स्टेशन से लेने आया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डी कंडीशन है वो आपकी मैच खाती है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150। तो इसीलिए इन चारों ऑप्शन में 150 कौन सा फोर्थ ऑप्शन है, तो आपका इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 42 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। यानी यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उन्हें हमें क्या करना है, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि आपकी 3rd प्लेस पर आएगा। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर 7.7 यानी कि ये जो 4 नंबर है, और यहाँ पर आपका है कि 0.77। तो मैं आरोही क्रम की बात कर रही हूँ, तो इन चारों संख्याओं में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, 0.77। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आपका ये नंबर आ रहा है। बात करूँ सेकंड की, तो यहाँ पर आप देखिए कि है आपका 7.07, ये आपका है 7.70, यानी कि ये तो इससे भी बड़ा हो गया। अगर बात करूँ इस नंबर की, तो ये नंबर तो इससे भी बड़ा हो गया। लेकिन हमें क्या करना है कि इन तीनों से कोई छोटा नंबर देखना है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आप 7.007 जो नंबर है वो आपका क्या है, इन तीनों नंबर से छोटा है और इससे बड़ा है। तो सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर आपको दे रखे हैं, आपको सबको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप 3rd प्लेस तक अरेंज कीजिए क्योंकि आपको 3rd प्लेस ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका सेकंड तक हो गया। उसके बाद देखिए कि इससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे कि 7.07 जो है वो इससे बड़ा है, और ये नंबर अभी हमने देखे थे कि ये तो इससे भी बड़े हो रहे थे, यानी कि 3rd पोजीशन पे आपका कौन सा नंबर आता है, 7.07। तो इसीलिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 7.07। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्या है 43 क्वेश्चन। तो आपका 43 क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक। यहाँ पर आप देखिए कि आपको 5 अंकों की संख्या बोली है, यानी कि उसकी क्या होंगी, 5 अंक हैं उसमें। अब जो जो ये बोलते जाएंगे हम उसी को पुट करते जाएंगे। यहाँ बोला इन्होंने कि 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान पर 8 अंक है। दहाई यानी कि आपको पता है ये इकाई दहाई, यानी कि दहाई के अंक पर क्या है आपका 8। उसके बाद आगे बोला है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। इन्होंने बोला कि जो इकाई का अंक है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपके दहाई, यानी दहाई कितना था आपका 8, उसका 1/4 है। तो अगर हम इसका 8 का 1/4 निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आएगा 2, यानी कि इकाई का अंक आपका कितना निकल के आएगा 2। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि 1000 के स्थान का अंक 0 है। इन्होंने बताया कि जो 1000 का स्थान है वो कितना है, 0। तो आपका ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो यहाँ बोला है कि आपके 100वें स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान का दोगुना है। तो आप देखिए इकाई का अंक कितना है 2, तो अगर 2 का दोगुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 4, और वो कहाँ पर है 100वें स्थान का अंक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। और उन्होंने बोला कि जो अगर मैं बात करूं 10,000वें स्थान की, तो उसका जो अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना होगा। तो इकाई के अंक का 3 गुना मतलब 2 तिया 6। तो यानी कि ये जो नंबर है वो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। संख्या क्या होगी, यानी कि ये संख्या होगी। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका जो मैच खा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके इससे मैच खा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का 43 क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 44th क्वेश्चन। तो आपका 44th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 ब्रांड है जिसमें ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। इनकी 3 ब्रांड दे रखी हैं, 10, 12 और 24 के पैकेटों में वो उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, यानी इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने कंडीशन रख दी कि एक दुकानदार है वो क्या करना चाहता है कि वो तीनों प्रकार के पेन खरीदना चाहता है लेकिन समान संख्या में। तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की जो न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी इसमें क्वेश्चन में जो दुकानदार है वो क्या करना चाह रहा है कि वो पेन खरीदना चाह रहा है और सेम कॉस्ट के, यानी कि अगर वो 10 रुपये के पेन ले रहा है तो 10 रुपये के ही तीनों पेन को लेना चाह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट मूव करने वाली हूँ ऑप्शंस पर। तो इससे यानी कि हम ऑप्शन से हिट करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन ऑप्शन पर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 10, 12 और 24 रखा है हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 10, 12 और 24 का एलसीएम क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद में आपका ये 5
2 3 6, 2 6 12, उसके बाद में आपका 2 5 3 और ये 2 3 6, फिर 3 से करेंगे हम, तो आपका ये 5 का 5 1 और ये 1, फिर उसके बाद में आपका 5 बन गया 5, यानी पूरा हो गया। यह करते हैं आपका 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 43 आपका कितना हो गया, यानी कि जो आपका एलसीएम है वो कितना आ गया आपका 120। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन से, है ना। तो ऑप्शन से चेक करने के इसने बोला है कि यानी कि जो वो ए टाइप का जो पेन है उसको वो खरीद रहा है 10, तो अगर वो 10 खरीदेगा तो यहाँ पर भी 10 है आपका, 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 100। अगर मैं 5 यानी कि जो बी वाले पैकेट है वो करता है 5 का, तो 5 आप यहाँ देखेंगे 60, यानी कि दोनों चेंज आ रहे हैं। इसमें क्या है कि आप जो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद में वो अगर तीनों ही आपकी इक्वल संख्या आ रही है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन आपका है 12, तो 12 पैकेट खरीदने वाला है वो। तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका आएगा 120। उसके बाद में आपका बी टाइप के पेन खरीद रहा है वो 10, तो 10 की कॉस्ट कितनी है आपका 12, तो जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो आपका 120। उसके बाद में आपका नेक्स्ट यानी कि सी वाला है आपका 5 पैकेट लेने वाला है, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आपका कितना आएगा 120। यानी कि इसमें क्या रहा है कि आपके तीनों जो नंबर से आपका क्या है जो एलसीएम निकल के आया था वही निकल कर आ रहे हैं, यानी कि सेम आ रहे हैं। तो इसीलिए जो 44th क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं, आपका ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जिसके जो तीनों आंसर्स है वो आपके सेम आए। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका 44th क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 45 क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इन्होंने कहा था कि एक वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, चारों 4 सेंटीमीटर होंगी। फिर क्या बोला इन्होंने कि इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। इसे काटकर अगर वो 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो इसको बिल्कुल बीचों बीच में से काटा जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो भुजा है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। जब से 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो ये आपका 2 सेंटीमीटर रह जाएगी और ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बीचों बीच में से काटना पड़ेगा 4 बराबर भागों में से। और ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये भी यानी कि जो चारों साइड है इसकी स्क्वायर की वो कितनी हो जाएंगी 2 सेंटीमीटर की। उसके बाद बोला है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें क्या निकालना है कि जो प्रत्येक छोटा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास में होता है क्या, ए स्क्वायर। तो जब आपके पास में जो छोटे वर्ग की भुजा है यानी कि जो साइड है वो कितनी आ गई आपके पास में 2 सेंटीमीटर, तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है तो आप क्या कर देंगे 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया का यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस किए, बाकी की जो 15 क्वेश्चंस मैं उसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ। आई होप आपको अभी तक जितनी भी चीज़ समझाई गई हैं कैसे आपको जल्दी से जल्दी और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो बिना शेयर किए और बिना सब्सक्राइब किए चैनल को तो बिल्कुल मत जाइएगा और लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसमें जो बाकी के 15 क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।